नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तगड़े तगड़े सवाल है जो आज सवाल होने वाले, जो सवालों की श्रेणी रहेगी, उन सवालों के आसपास भी अच्छे अच्छे बेहतरीन सवाल लेकर बताऊंगा मैं आपको कि कौन कौन से एग्जामों में कौन कौन से सवाल पूछे जा चुके हैं और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल है अपनी स्क्रीन पर, और पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल ये है, जीवन कुटीर संस्था के संस्थापक कौन है। तो एक संस्था है जिसका नाम है जीवन कुटीर, और ये जो जीवन कुटीर संस्था है, इसके फाउंडर अर्थात इसके संस्थापक कौन है। चार ऑप्शन है, फटाफट देखिएगा, ध्यान से और तरीके से आंसर देना है। हरिभाऊ उपाध्याय, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल या फिर जय नारायण व्यास। फटाफट आंसर बताओ, इनमें से राइट आंसर कौन सा है। अनिल शर्मा चिड़ावा, ललिता रेनीवाल, नितेश बैरवा। तो इसका राइट आंसर बताओ मेरे भाई। सवाल पूछा है जीवन कुटीर संस्था के संस्थापक कौन है। अच्छा सवाल है, अजू परमार ऑफिशियल आ गए हैं धरते ही। बताओ राइट आंसर क्या है इसका। हाँ, आप लोगों ने कहा कि सर हीरालाल शास्त्री है और किसी ने कुछ कहा नहीं है, तो आपका कहना मान लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं हीरालाल शास्त्री बिल्कुल सही है। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री ने जीवन कुटीर संस्था की स्थापना की थी। अब हीरालाल शास्त्री से रिलेटेड आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में कौन कौन से सवाल पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा, क्योंकि हीरालाल शास्त्री राजस्थान के जब प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ते हैं तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व में इनका विशेष योगदान रहता है कि नहीं रहता है। बिल्कुल रहता है। तो देखिएगा इनके बारे में कौन कौन से अब तक सवाल पूछे जा चुके हैं। हीरालाल शास्त्री का पहली बार तो पूछा जाएगा, भाई बताओ इनका जन्म कहां पर हुआ। तो इनका जन्म हुआ था भाई जोबनेर के अंदर। अब ये जोबनेर कहां पड़ता है, तो जोबनेर जयपुर में इनका क्या होता है भाई, जन्म होता है। फिर इनके बारे में और सवाल पूछा जाएगा, और क्या सवाल पूछा जाएगा बताओ भाई। इनके बारे में ये कहा जाता है कि इन्होंने 1936 में जयपुर प्रजामंडल की क्या की थी, स्थापना। तो 1936 में इन्होंने जयपुर प्रजामंडल है, उस जयपुर प्रजामंडल की क्या की थी, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। और इस प्रजामंडल की स्थापना इन्होंने किसके साथ मिलकर की थी, तो किसके साथ मिलकर की थी, जमुना लाल बजाज और माणिक हीरालाल शास्त्री, इन दोनों ने मिलकर की थी। याद रखना, क्योंकि ज्वाइंट सवाल जब भी पूछा जाता है किसके साथ की, तो ये भी आपको याद रखना है। फिर इनके बारे में ये भी याद रखना है कि इन्होंने 1942 में एक समझौता किया था जिसका नाम है जेंटलमैन एग्रीमेंट। क्या नाम है, जेंटलमैन एग्रीमेंट। इस जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत कहते हैं कि जयपुर प्रजामंडल ने ये जो एग्रीमेंट हुआ था वो किसके साथ किया था इन्होंने, तो इन्होंने ये किया था जयपुर के जो पीएम थे जिनका नाम था मिर्जा इस्माइल। जयपुर के पीएम जिनका नाम मिर्जा इस्माइल के साथ किया था। और यह समझौता किया था, तो इसमें यह कहा गया था कि जयपुर का जो प्रजामंडल है, जयपुर प्रजामंडल है वो किसमें भाग नहीं लेगा भाई। तो इसमें कहा गया था कि जयपुर प्रजामंडल है वो किसमें भाग नहीं लेगा, भारत छोड़ो आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या नहीं लेगा, भाग नहीं लेगा। बाद में कहते हैं कि बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आजाद मोर्चे का गठन होता है। इनके बारे में दो बातें और याद रखनी है कि इनको वृहत राजस्थान का क्या बनाया गया, वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री भी बनाया गया। ये भी याद रखना है कि वृहत राजस्थान का पीएम किसे बनाया गया, तो इन्हें वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री अर्थात मुख्यमंत्री बनाया था। इनकी आत्मकथा का नाम पूछा जाता है, इनकी आत्मकथा कौन सी थी, तो इनकी जो बायोग्राफी थी उसका नाम आपसे पूछे तो आप कहोगे सर प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र था। इनका एक गीत बड़ा फेमस हुआ था जिसका नाम था, कौन सा गीत, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। कौन सा गीत था भाई, प्रलय, और प्रलय में भी क्या, प्रतीक्षा, और प्रतीक्षा में भी क्या, नमो नमः। इन्होंने क्या लिखा था, गीत लिखा था। सबसे बड़ी बात इनके बारे में ये भी याद रखना है कि ये प्रलय प्रतीक्षा, और इन्होंने 1929 में वनस्पति विद्यापीठ संस्थान की भी, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना की थी। तो याद रखना, वनस्थली विद्यापीठ, जिसको शांताबाई
हाँ भाई, आ रही है ना? बढ़िया, आ रही है। अरे भैया आ रही है, देखो आ रही है। तो अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक बहारमल, कोकिलदेव, पृथ्वीराज या मान सिंह? अच्छा सवाल था। आरती शर्मा, राहुल नायक, सोनू पारिक, चौधरी, नितेश बैरवा, अनिल शर्मा फ्रॉम चिड़ावा। बताओ भाई, राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? अच्छा सवाल है और गजब का सवाल है, बताइएगा क्या राइट आंसर है इसका? तो ये है राइट आंसर आपका। कौन सा मल? भारमल। कहते हैं कि भारमल ने 20 जनवरी 1562 को क्या स्वीकार की थी? अकबर की अधीनता। तो जनवरी 1562 में इन्होंने किसकी अधीनता स्वीकार की थी? 1562 में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाला पहला शासक कौन था? तो भारमल था। कौन सी रियासत थी भारमल की? आमेर रियासत का शासक था। या कौन सा वंश था? तो कछावा वंश था। अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। इसके बाद इन्होंने 9 फरवरी 1562 को अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह इन्होंने किसके साथ किया था? तो कहते हैं कि भारमल की पुत्री थी, पुत्री का नाम था हरकाबाई, और हरकाबाई का इन्होंने विवाह किया था किसके साथ? हरकाबाई वेट्स किसके साथ? बाब अकबर के साथ। और अकबर के साथ ये विवाह कहाँ संपन्न हुआ था? एक बार ये भी सवाल पूछा गया था। तो सांबर में। तो सांबर के अंदर इन्होंने इनके साथ क्या किया था भाई? विवाह किया था। भारमल को कहते हैं कि अकबर ने एक उपाधि दी थी। उपाधि कौन सी दी थी भाई? उपाधि दी थी अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी। तो अमीर उल उमरा की उपाधि प्राप्त करने वाला, वो भी मुगलों की तरफ से, पहला कौन सा राजपूत शासक था? भारमल था। और कहते हैं कि भारमल भारमल का एक बेटा होता है, इसका बेटा होता है जगन्नाथ। और कौन होता है भाई? बेटा होता है, बेटा कौन होता है भाई? बेटा सॉरी, इसका बेटा और पोता दोनों को कहां पर भेजता है भाई? बेटा होता है भगवंत दास। और अपने पोते पोता कौन होता है? मान सिंह। इनको किन की सेवा में भेजता है भाई? अकबर की सेवा में भेजता है। किसकी सेवा में? अकबर की सेवा में। कहते हैं कि अकबर के कोई टाबर टिंगर हो नहीं रहा था, तो किसी ने कहा, और किसी ने कहा कि भाई देखो, अब वहाँ ख्वाजा साहब के वहां पे जाओ और आपका इलाज विलाज हो जाएगा, आप जाइए वहां पे। तो जब वो ख्वाजा साहब की जियारत करने के लिए पैदल आता है दिल्ली से अजमेर की तरफ, तब वो उसकी क्या करता है भाई? अकबर की अधीनता स्वीकार करता है। रास्ते के अंदर मान सिंह वहां पे उनको रोक कर, ये भी याद रखना है ना। हाँ बढ़िया सवाल है, तगड़ा सवाल है। कह रहे हैं कि सर सफाई कर्मचारी का बैच कब शुरू होगा? मोरी। अच्छा, तो सफाई कर्मचारी का बेटा ऐसा है कि देखो, काम कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने भी कहते हैं कि सफाई जो सफाई कर्मचारी का काम किया था। तो आपको ये पता है कि वैकेंसी 30,000 है। कितनी हजार है? सफाई कर्मी कितने हजार है भाई? 30,000 है। अब आज का देखिए, जो आज का जो टाइम है, वो आज का टाइम है टेक्निकल टाइम। यहाँ पे हाथों से काम कम होता है और मशीनों से काम क्या होता है? ज्यादा होता है। तो आप लोगों के लिए जब भी ये वैकेंसी आए ना, तब तुम लोग ये फॉर्म फिल कर देना। क्या कर देना? फॉर्म फिल कर देना। सबसे बड़ी बात ये है, आप लोग कई बार किस्मत का रोना रोते हो कि नहीं रोते हो? यार हमारे तो किस्मत में नौकरी है ही नहीं। तो ये जो परीक्षा होगी, ये जो होगा, इसमें ये किस्मत का खेल रहेगा। सफाई कर्मचारी की जो परीक्षा होती है वो किस्मत का खेल होता है, क्योंकि इसके अंदर कौन सा सिस्टम होता है? लॉटरी सिस्टम होता था अब तक तो। लॉटरी सिस्टम, और लॉटरी सिस्टम में क्या होता था कि जिसकी लॉटरी खुली उसकी नौकरी पक्की। ये ऐसे वैकेंसी होती थी, याद रखना है आपको, है ना। दूसरी चीज आपको ये भी याद रखना, अरे तुम लोग कह रहे हो कि सर धोखा दिया सरकार ने, सरकार के 3 पेज सरकार के वो पीछे रह गए थे, ऑफिस में आ नहीं पाए। वैकेंसी वाले जो पेज थे ना, ये ऐसे वैकेंसी वाले जो ब्लैंक पेपर थे, वो पेपर पीछे रह गए थे। 1-2 दिन में वैकेंसी डिक्लेरेशन हो जाएगी आपके, है ना। राहुल जी अपने गहलोत साहब थे, वो भूल गए थे अपनी टेबल पर, उनको मिले नहीं थे। मिल जाएंगे, वैकेंसियां खूब आएगी, घबराना नहीं है। ये तो केवल आपको थोड़ा डराने के लिए उन्होंने कहा था, है ना। तो ऐसे निराश नहीं होना कि सर नौकरी नहीं आएगी। नौकरी नहीं आएगी तो फिर सरकार के पास काम करने वाले कर्मचारी कहाँ से लाएंगे? आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है उसको ध्यान से देखो। तो पहला शासक था जिसका नाम था भारमल, ये याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में। इन चारों से सवाल देखो। भारमल ने अकबर की क्या स्वीकार की थी? अधीनता। कोकिल देव कौन था? तो कोकिल देव के बारे में याद रखना कि ये कौन था भाई? अपने
कछवाओं का आरंभिक शासक था पृथ्वीराज कछवा। जो खानवा युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज कछवा खानवा युद्ध में वीर गति को प्राप्त होता है, खानवा युद्ध में वीर गति को। और सवाल पूछा जाएगा मुगलों का या अकबर का सबसे विश्वास पात्र कौन था, तो अकबर का सबसे विश्वास पात्र कौन था, तो यही आदमी था, ये विश्वास पात्र। अच्छे अच्छे सवाल है, तगड़े तगड़े सवाल है और गजब गजब के सवाल है, सवाल पूछा जाएगा, ये भी आपको याद रखना है ना। आगे बात करते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं ना। अगला सवाल है ये वाला, क्या सवाल है, ये वाला सवाल है, अच्छा सवाल है और गजब का सवाल भी है, देखो भाई। हाँ, और अगला सवाल क्या है उसके बारे में आपको जवाब देना है भाई। हाँ, सबसे अधिक अन्य जिलों के साथ सीमा किस जिले की लगती है, तो अन्य जिलों की सीमा किसके साथ लगती है उसके बारे में आपको बताना है। अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, अच्छे से आपको क्या देना है, आंसर देना है। फटाफट बताओ भाई। जयपुर, डूंगरपुर, नागौर, पाली, फटाफट बताओ। बताइएगा भाई, 4 ऑप्शन है आपके सामने। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। हम्म, अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है, फटाफट आंसर बताओ भाई। बताओ। क्या राइट आंसर है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कहते हैं ना कि अंधकार ये गुमनामी का मुझे बहुत डराता है, अंधकार गुमनामी का मुझे ये बहुत डराता है, दर्द बेरोजगारी का यह मुझे बहुत तड़पाता है, नींदें भी रातों में मुझे अब आती कहाँ हैं, नींदें भी रातों में अब आती मुझे कहाँ हैं, पढ़ते पढ़ते पता नहीं कब सुबह हो जाती है, घरवाला घरवाले धक्का देते हैं, जमाना चिल्लाता है, घरवाले धक्का देते हैं, जमाना चिल्लाता है, लाख छिपाने पर भी ये दर्द आंखों से छलक जाता है, आरक्षण का। अच्छा ये तो अलग ही हो गया ना। फिर देखो आगे क्या दिया इन्होंने, कि यह सवाल उसे शर्मिंदा कर देता है कि वह क्या कर रहा है, वह आजकल क्या कर रहा है। वह डकैती नहीं डालता, वह तस्करी नहीं करता, वह हत्या नहीं करता, वह फरेबी के वादे नहीं करता, वह देश नहीं चलाता, फिर भी उसे यह सवाल शर्मिंदा करता है कि वह आजकल क्या करता है। अच्छे अच्छे सवाल है, अच्छी अच्छी बातें, पढ़ते रहो, बाकी कुछ है नहीं। ये बेरोजगारी का दर्द है, आज नहीं तो कल उतर ही जाएगा, है ना। और ज्यादा तंग आ गए हो तो बेरोजगारी से तंग आने वाले कई लोग बाबा भी बन जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शन तो अच्छे अच्छे मिल ही जाएंगे। तो पाली है वो 8 जिलों के साथ सीमा लगाता है, पाली सर्वाधिक 8 जिलों के साथ क्या बनाता है भाई, सीमा। नागौर कितने जिलों के साथ सीमा बनाता है भाई, नागौर 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और राजस्थान का मध्यवर्ती जिला अगर कोई पूछे तो कौन सा करोगे भाई, मध्यवर्ती जिला कौन सा है, नागौर। और नागौर जिले के अंदर अगर मध्यवर्ती गांव आपसे पूछे तो आप कहोगे सर कौन सा लाई है, लाम्पो लाई है, लाम्पोलाई को माना गया है। लेकिन मध्यवर्ती गांव पूछे और अकॉर्डिंग टू सैटेलाइट पूछे तो सैटेलाइट के अनुसार जो मध्यवर्ती गांव पड़ता है वो अपने कौन सा पड़ता है भाई, आपको पता है, वो पड़ता है कौन सा, गगराना। कौन सा पड़ता है भाई, गगराना। और गगराना भी कहाँ है, नागौर के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। घबराना तो बिल्कुल है ही नहीं। देखो भाई बेरोजगार आप कह रहे हो कि सर वैकेंसी दी नहीं है, वैकेंसी दी नहीं है, इतनी वैकेंसियां देंगे एक साथ कि आप हर बार की तरह कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई अब परीक्षा कौन सी दे। होगा ये होगा, देखना अभी 7-8 महीनों में ऐसा दौर आएगा आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, इसकी तैयारी करूं, इसकी तैयारी करूं, इसकी तैयारी करूं, इसकी तैयारी करूं, और जो सारे जमेलों में एक साथ पड़ेगा फिर वो अगले बजट में फिर देखेगा हमके वैकेंसी आई कि नहीं आई भाई, तो वो भी होगा। बताओ भाई, अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है कि वर्तमान राजस्थान का निर्माण है वो कब हुआ, 1 नवंबर 1956, 15 नवंबर 1956, 30 नवंबर 1956 या 26 जनवरी 1950। तो ये जो वर्तमान राजस्थान है, इस वर्तमान राजस्थान का निर्माण कब हुआ इसके बारे में आपको बताना है। अजू परमार, ललिता रैनीवाल, अनिल शर्मा, राहुल नायक, बताओ।
वेरी गुड। अनिल छिड़ावा। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण का जो 7वां चरण पूरा होता है, एकीकरण का 7वां चरण पूर्ण हुआ। ठीक, अब अगला सवाल है ये कि इस दौरान राजस्थान का राज्यपाल किसे बनाया गया था? तो उस समय राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए थे, पहले राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह। और आपको ये भी पूछा जा सकता है कि गुरुमुख निहाल सिंह राजस्थान के राज्यपाल बने तो उस समय राजस्थान के सीएम कौन थे? तो उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया थे। इसके अंदर एकीकरण किस किस का किया गया था? 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का राजस्थान में विलय हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा का विलय हुआ। और किसका विलय हुआ था भाई? और किसका विलय हुआ था? आबू देलवाड़ा का विलय हुआ था। आबू देलवाड़ा का भी राजस्थान में क्या हुआ था? विलय हुआ था। ये भी याद रखना है। सुनील टप्पा हमने एमपी को दिया, सॉरी सुनील टप्पा हमने एमपी से लिया और सिरोंज उनको दे दिया था एमपी को। ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है ये, मर्दा अपर्दन राज्य में सर्वाधिक किस ओर होता है? तो मर्दा का जो अपर्दन होता है वो राजस्थान के किस भाग में होता है भाई? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक तो दक्षिणी भाग है, पश्चिमी भाग है, दक्षिणी पूर्वी भाग है या उत्तरी पूर्वी भाग है। अच्छा सवाल पूछा है, गजब का सवाल पूछा है। आपसे ये पूछा है राजस्थान में क्या होता है भाई? राजस्थान में मर्दा का अपर्दन सर्वाधिक किस ओर होता है? बताइएगा। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अच्छे से आपको इसका क्या देना है? जवाब भी देना। क्या देना है भाई? जवाब देना है। फटाफट जवाब दीजिएगा भाई, बताओ। हाँ, वेरी गुड। मोहनलाल सुखाड़िया, दुर्गाचारण राहुल नायक, अजू परमार ऑफिशियल, ललिता रेणीवाल। बताओ भाई, कौन बताएगा भाई सबसे पहले इसका? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका राइट आंसर क्या है भाई? राजस्थान में सर्वाधिक क्या होता है भाई? अपर्दन। क्या होता है भाई? अपर्दन। और अपर्दन के बारे में आपको इसका जवाब भी देना था, आप लोग बता नहीं रहे हो। अच्छा सवाल पूछा है आपसे, बेहतरीन सवाल पूछा है। जब भी ऐसे सवालों के बारे में आपसे सवाल पूछा जाएगा तब आपको एक ही बात रखनी है याद, और कौन सी बात याद रखनी है? ये वाली बात याद रखनी है। देखना, राजस्थान में सर्वाधिक अपर्दन होता है पश्चिमी भाग में। और यहाँ पर कैसा अपर्दन होता है भाई? यहाँ पर होता है वायु अपर्दन। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन सा अपर्दन होता है? वायु अपर्दन। अब आपको ये भी याद रखना कि वायु अपर्दन और दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक जो जल अपर्दन होता है, सर्वाधिक जल अपर्दन होता है, वो कहां पर होता है? दक्षिणी पूर्वी भाग में होता है। अब अपर्दन का मतलब ये होता है कि मिट्टी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना। अब देखिए इस अपर्दन को क्या कहा जाता है? मृदा अपर्दन को क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है कौन सा भाई? मृदा का क्षय रोग। मृदा का कौन सा रोग कहा जाता है? क्षय रोग भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, इसको क्या कहा था? क्षय रोग, जिसको क्या कौन सा रोग कहते हैं? ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, या फिर इसको टीबी कहते हैं। आगे बढ़ा बता दूं मैं आपको इसके बारे में, और आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है भाई? कि जो ये मृदा का जो अपर्दन होता है ये पश्चिमी भाग में सर्वाधिक होता है, जल अपर्दन पूर्वी भाग में होता है। और याद रखना, जल अपर्दन या इस मृदा अपर्दन को क्या कहा जाता है? चादरी अपर्दन भी कहा जाता है। कौन सा अपर्दन कहा जाता है? चादरी अपर्दन भी कहा जाता है। ऐसे सवाल भी आपसे अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और इन सवालों को आपको याद भी रखना होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, विश्व की सबसे बड़ी तोप है जयबाण, और जयबाण का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, महाराजा मानसिंह प्रथम और सवाई प्रताप सिंह। अच्छे सवाल है, सीधे सवाल है और गजब के सवाल है। आपको इसके बारे में सीधे सीधे क्या बताना है भाई? आंसर बताना है। फटाफट बताइएगा। अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है और गजब का सवाल है। जब भी ऐसे सवाल पूछे जाएंगे तब आपको थोड़ा सा अपने माइंड को सेट करना है। आप कंफ्यूज होगे इस सवाल में, पक्का है। इसमें आप क्या हो जाओगे भाई? कंफ्यूज हो जाओगे। और कंफ्यूज क्यों होगे वो भी मैं आपको बताता हूं कि इसका रीजन क्या है। वो ये है कि आप लोग यहाँ पे 2 नामों में सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बताओ, बताइएगा भाई। आप इसमें कंफ्यूज होते हो, आप इसमें कंफ्यूज होते हो, कुछ लोग यहां तक पहुंच जाते हैं, कुछ लोग यहां तक पहुंच जाते हैं।
तो देखिए जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि सर इसका निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। एशिया की सबसे बड़ी तोप है या एशिया की सबसे बड़ी तोप है, ये जो तोप कौन से दुर्ग में है? तो दुर्ग का नाम आपसे पूछा जाएगा तो आप कहोगे सर जयगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में है? जयगढ़ दुर्ग में है। सबसे बड़ी बात आपको ये भी याद रखनी है, जयगढ़ दुर्ग में तोप रखी गई है और इस तोप की क्या विशेषता है? तो इसका प्रयोग युद्ध में नहीं किया गया है, युद्ध में इसका प्रयोग नहीं हुआ है, युद्ध में इसका प्रयोग बिल्कुल नहीं हुआ है। फिर आपको इसके बारे में एक दो बातें और याद रखनी है कि ये जो जय बाण तोप है ना, ये जो जय बाण तोप है, इस जय बाण तोप के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये जो तोप है इसका एक बार प्रयोग हुआ था और इसका गोला कहां पर गिरा था? जहां पर गिरा था उस जगह पर कौन सा तालाब बना? गोगेलाव तालाब बना था। कहते हैं कि जयगढ़ से 35 किलोमीटर दूर जब ये गिरता है एक जंगल में तो बहुत ज्यादा क्या होता है भाई, ये वहां पे गिरने के बाद अपना प्रभाव दिखाता है। कहते हैं कि जानवरों की मृत्यु हुई, पशु पक्षियों की मृत्यु हुई और बहुत सारे लोग बहरे भी हो गए। बाद में इसका प्रयोग किया नहीं। बिल्कुल यह 50 टन वजनी है, 50 टन वजनी है और इसकी जो तोप है, इस तोप का जो ये लंबाई है इस नली की वो 22 फीट है। कितनी फीट है भाई? 22 फीट है। ये भी पूछा नहीं जाएगा, हालांकि बाकी वजन तो 50 टन है, ये तो तय है। आगे बढ़ते हैं और आगे सवाल देखते हैं। अगला सवाल, और अगला सवाल है ये वाला। क्या पूछा है कि राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो राज्य के 5 जिलों में फैला हुआ है। तो राजस्थान का वह अभ्यारण्य जो राजस्थान के 5 जिलों में फैला हुआ है कौन सा है? भैंसरोडगढ़, सज्जनगढ़, जवाहर सागर या रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। देखिए भैंसरोडगढ़, सज्जनगढ़, जवाहर सागर या रामगढ़ विषधारी। सवाल पूछा है कि 5 राज्यों में 5 जिलों में फैला है। राजस्थान के 5 जिलों में लगभग उसका प्रसार है। कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। फटाफट आपको इसके बारे में क्या देना है? आंसर देना है बिना टाइम गंवाए हुए। बता दीजिए भाई। राहुल नायक ने बताया है। देख भाई राहुल नायक, तुमने जो बताया है वो रामगढ़ विषधारी के बारे में बताया है। ये राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। कौन सा रिजर्व है भाई? टाइगर रिजर्व है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसके बारे में और याद रखना है कि देश का 52वां है। देश का कौन सा टाइगर रिजर्व है? देश का 52वां टाइगर रिजर्व है। ये भी याद रखना है। अब आपसे सवाल ये पूछा है, इसका राइट आंसर क्या है भाई? तो इसका राइट आंसर है ये जवाहर सागर अभ्यारण्य जो राजस्थान की 4 जिलों में 5 जिलों में फैला है। इसका कारण क्या है कि ये जो चंबल नदी है, इस चंबल नदी के सहारे 5 जिलों में फैला हुआ है। कईयों ने कहा है सर भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में है, सज्जनगढ़ है वो उदयपुर में है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला। कर्नल जेम्स टॉड ने रोम का टार्जन टावर किसे कहा था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग को, विजय स्तंभ को, पृथ्वीराज तृतीय को या फिर विग्रहराज को? तो रोम का टार्जन टावर किसे कहा था उसके बारे में आपको बताना है। बता दीजिए। अजू परमार ऑफिशियल, राहुल नायक, अनिल शर्मा फ्रॉम चिड़ावा, संतोष कुमार वर्मा, राहुल नायक चौधरी। फटाफट आंसर बताओ भाई। सीधा सवाल है, अच्छा सवाल है और गजब का सवाल है। दिखा? वेरी गुड। रोम का टार्जन टावर की संख्या दी गई है इसे और वो कौन सा है वो बताना आपको। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लो भाई। ये वाला है विजय स्तंभ। अब विजय स्तंभ कहां पर है उसके बारे में याद रखना है कि विजय स्तंभ का निर्माता कौन था भाई? इसका निर्माण हुआ था 1437 में। कौन सी विजय के उपलक्ष्य में? कुंभा ने कहते हैं कि सारंगपुर विजय लड़ी थी और सारंगपुर में इन्होंने मालवा शासक को हराया था। जो मालवा का जो राजा था ना महमूद खिलजी, तो मालवा शासक को इसने किया था, हराया था। सबसे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा ये कहां पर है? तो ये कहां पर है भाई? ये चित्तौड़गढ़ में है। कौन से गढ़ में है? चित्तौड़गढ़ में है। फिर आपसे याद सवाल पूछा जाएगा और तगड़ा सवाल पूछा जाएगा। अगर यह चित्तौड़गढ़ के अंदर है बहुत बढ़िया है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये जो है इसके बारे में पूछा भी जा सकता है, कई बार पूछा जाता है कि इसके उपनाम, तो इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको कहते हैं विक्ट्री टावर। कौन सा टावर कहते हैं भाई? विक्ट्री टावर कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं भाई? विक्ट्री टावर के अलावा इसको कहा जाता है मूर्तियों का अजायब घर। किसका अजायब घर कहा जाता है भाई? मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। और इसके बारे में क्या कहा जाता है भाई? इसे कहा जाता है विष्णु ध्वजगढ़। कौन सा गढ़ कहा जाता है? विष्णु ध्वजगढ़ कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद इसके बारे में कुछ बातें और भी है, जैसे इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो तीसरी मंजिल है उस तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है?
तीसरी मंजिल अरबी भाषा, और अरबी भाषा में क्या लिखा हुआ है भाई? अरबी भाषा में लिखा हुआ है अल्लाह शब्द। कौन सा शब्द लिखा है? अल्लाह शब्द लिखा है। ये कुल कितने मंजिल का है? तो ये टोटल मंजिल है इसकी 9। टोटल कितनी मंजिलें हैं? मंजिलें हैं 9। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद ये भी याद रखना है कि भाई अपने राजस्थान में RBSE और अपने राजस्थान में राज पुलिस, इन दोनों का ये क्या है भाई? प्रतीक चिन्ह है। कौन सा चिन्ह है भाई? प्रतीक चिन्ह है। ये आपको क्या रखना है भाई? याद रखना है। उसके बाद इसके बारे में और क्या याद रखना है? 1910 में एक सभा होती है जिसका नाम होता है वीर भारत सभा, और वीर भारत सभा का ये क्या था भाई? वीर भारत सभा का भी ये प्रतीक है। वीर भारत सभा की स्थापना 1910 में गोपाल सिंह खरवा और किसके द्वारा भाई की गई थी? बताओ, केसरी सिंह भारत के द्वारा की गई थी। उसके बाद इसके बारे में और बातें याद रखनी है। यह राजस्थान की पहली इमारत है जिसके ऊपर 1949 में 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था, और यही सवाल CET में पूछा गया था। राजस्थान की पहली इमारत जिस पर सर्वप्रथम डाक टिकट जारी हुआ, तो विजय स्तंभ है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि ये जो है इसके वास्तुकार कौन थे और इसकी प्रशस्ति थी वो किसने लिखी थी। सवाल सीधे सीधे पूछे भी जाते हैं, अच्छे अच्छे सवाल, तगड़े तगड़े सवाल है, और कुंभा के बारे में भी जानकारी देते हैं। कहते हैं कि यह 30 फीट की जो चौड़ाई है, 30 फीट के चबूतरे पर बनाया गया 9 मंजिला है, जिसकी हाइट 122 फीट है, और टोटल चढ़ने के लिए सीढ़ियां 157 है। ये भी आपको याद रखना भी। तो जिसके जो वास्तुकार थे जैतानामा पोमा पुंजा थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक भी आपसे पूछे जाएंगे, उस समय भी आपको इसके बारे में क्या रखना है? याद रखना है। अब आपको यह भी याद रखना है कि मालदेव द्वारा सिवाना विजय की जानकारी सिवाना लेख से मिलती है। यह लेख कहां पर है? तो बताओ भाई, सिवाना लेख सिवाना विजय और कुंभा के बारे में जानकारी देता है। इसका राइटर कौन था वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है आपके सामने, अच्छे से आपको इसका आंसर देना है भाई कि जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर। इतना अच्छा सवाल पूछा है। अगर आप ढंग से देखोगे, तो ढंग से जब देखते हैं तो आपको इसके अंदर क्या मिलेगा भाई? प्रश्न में ही आपको इसका क्या मिलेगा भाई? उत्तर मिलेगा। अगर ढूंढ सके तो ढूंढ। कई बार तुमने अपनी कमियों को देखा है, अब आप दूसरों की कमियों को देखा है, अब खुद की कमियों में भी थोड़ा झांक कर देख कि इसका राइट आंसर क्या है। अच्छा सवाल है और गजब का सवाल है। और आपको ये भी पूछ ले कि बताओ भाई, इसने हराया किसने था भाई? ये था, इसने हराया किसको था? सिवाना के अंदर। तो सवाल तो अच्छे अच्छे बन ही रहे हैं। तो बताओ भाई, शेरशाह ने सिवाना के अंदर किसको हराया था? अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है और तगड़ा वाला सवाल है। बताइए, सिवाना विजय, मालदेव ने सिवाना विजय प्राप्त की थी, पता है आपको? वेरी गुड। कहते हैं कि 1538 के अंदर, 1538 की बात है, और 1538 में मालदेव होता है। इस मालदेव ने आक्रमण किया था कहां पर? तो मालदेव पर ने आक्रमण किया था सिवाना पर। कहां पर आक्रमण किया था? इस सिवाना पर आक्रमण किया था। और उस समय सिवाना के ठाकुर थे डूंगर जी। कहते हैं कि जब ठाकुर डूंगर जी के ऊपर आक्रमण होता है तो ठाकुर डूंगर जी होते हैं, कहते हैं कि इसमें क्या होते हैं? मालदेव से पराजित होते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अच्छे अच्छे सवाल है और सीधे सवाल आपके परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं 1538 में। आगे बात करते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है वो देखिएगा। सवाल यह है, आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो आबू के अंदर परमार वंश ने शासन किया था, ये तो आपको समझ में आ गया। लेकिन इनकी राजधानी पूछी है सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर या झालरा पाटन। तो आबू के परमार अगर आपने पढ़े हैं तो आप सीधे और एकदम सही तरीके से आंसर दे दोगे। फटाफट बता दो भाई। विकास खमियादा, माधुरी भार्गव, पुखराज पुनावत, ललिता रेणीवाल, चौधरी। फटाफट आंसर बताओ। आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी कौन सी थी? तो आबू के परमार पूछे आपसे। कहां के परमार पूछे? परमार पूछे आपसे, आबू के परमार। फटाफट आंसर दीजिए भाई। अच्छा सवाल है और तगड़ा सवाल है, और फिर मैं आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा एकदम सही तरीके से, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में एकदम सटीक काम आएगी। तो सवाल आपके सामने विजिबल है, आपको अपना आंसर फेंकना है। केवल और केवल क्या फेंकना है भाई? आंसर फेंकना है। तो बता दीजिए भाई, सवाल आपको पता होगा। परमार, परमारों के बारे में आपको पता है? परमारों की उत्पत्ति के बारे में एक मत दिया जाता है। उनकी उत्पत्ति के बारे में कौन सा?
अग्निकुंड। और अग्निकुंड में कहते हैं कि 4 योद्धा थे, 4 योद्धा में एक योद्धा थे कौन? परमार, प्रत्यार परमार चालुक्य चौहान। अब आपको ये भी याद रखना है परमारों का अर्थ क्या होता है। तो परमार का जो अर्थ होता है ना, उसका क्या होता है? परमार का अर्थ मतलब होता है शत्रुओं का सहारक, शत्रुओं का सहारक अर्थात शत्रुओं को क्या करने वाला? मारने वाला होता है। कौन होता है भाई? परमार होता है। परमारों के बारे में 2-3 बातें जो आपके बारे में याद रखनी है, और इसका पूछा जाएगा इनकी राजधानी कहां पर थी? सिरोही। लेकिन आपसे सवाल ये पूछा जाएगा परमार वंश का संस्थापक कौन था? अच्छा सवाल पूछा जाएगा, तब आपको कहना है कि परमार वंश का संस्थापक था धूमराज। कौन सा राज था? धूमराज था। ये भी आपको याद रखनी है। धूमराज ने सिरोही के अंदर, अगर सिरोही ऑप्शन में नहीं हो तो सिरोही के अंदर एक जगह पड़ती है चंद्रावती, और चंद्रावती को अपनी इन्होंने क्या बनाया था? कैपिटल बनाया था, यानी क्या बनाया था भाई? राजधानी बनाया था। तो चंद्रावती इनकी क्या थी? राजधानी थी। ये भी आपको याद रखना। परमार शासक था एक का नाम, जिसका नाम था सिंधराज परमार। याद रखना सिंधराज परमार के बारे में एक बात। और सिंधराज परमार के लिए इसको क्या कहा गया है भाई? इसे मरुमंडल महाराज की संज्ञा दी गई है। तो किस परमार शासक को मरुमंडल परमार कहा जाता है? तो ये भी आपको याद रखना है कि इनको क्या कहा जाता है भाई? मरुमंडल परमार शासक या परमार की उपाधि मिलती है। किसके बारे में? सिंधराज के बारे में। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल के बारे में देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? वो ये सवाल कह रहा है, आज आप लोगों के स्टेटस, आप लोगों के जो अंदर जो एक आग जल रही है, उस आग को आप है ना पॉजिटिव वे में लोगे तो आप क्या हो जाओगे? सफलता के शिखर पर पहुंच जाओगे। जो व्यक्ति ये सोचता है कि वैकेंसी आने पर तैयारी करूंगा, कभी सिलेक्शन नहीं होता है, कहते हैं ना, देखो अगर कोई भी वैकेंसी की तैयारी करो या कुछ भी तैयारी करो, उससे पहले क्या होता है भाई? वो एक प्रॉपर वे में तैयारी करनी पड़ती है। घर में शादी होती है, डायरेक्ट हो जाती है कि घर में बैठा है जाके बींदनी लेके आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। बींदनी लाने से पहले बहुत सारी पीछे बैकअप रखना पड़ता है, तैयारी करनी पड़ती है, ताकि आपको लोग देखे कि वास्तव में बींदनी लेकर आया। तो आप लोग नौकरी की तलाश में तो हो, लेकिन नौकरी वाली आप तैयारी नहीं कर रहे हो। क्या है कि आप उस वेव में नहीं आते हो जिस वेव में आपको होना चाहिए था। आप अपने कर्म पर ध्यान दो, फल अपने आप मिल जाएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपकी नौकरी भी लगेगी, आपकी एक सुंदर कन्या जिसके साथ आपका विवाह भी होगा, और फिर आपके नन्हे मुन्ने बच्चे भी होंगे, आपके माता पिता भी खुश रहेंगे, और आपका जीवन है वो अच्छे से कटेगा। और सबसे बड़ी बात यह है, उसके लिए चाहिए पैसेंस। आप दूसरों पर हंसते हो, कभी खुद पर हंसता हुआ किसी के सामने देखते हो कि लोग मेरे मजाक उड़ाए मेरे सामने, ये आपको सहन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है और गजब का सवाल है। इस सवाल के बारे में आपसे जब सवाल पूछा है, मेवाड़ रियासत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुहादित्य ने, बप्पा रावल ने, शिलादित्य ने, या फिर अपराजित ने? फटाफट आंसर बताओ भाई। तैयारी को रखो, एक वेव में रखो। ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी होगी या नहीं होगी, होगा या नहीं होगा, बात की बात है। कर्म बहुत तेज होता है, कर्मों का फल मिलता है और मिलेगा। आप अपनी तैयारी को बेहतरीन रखिए। दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, दिन बुरे हैं जिंदगी नहीं, बस यही हकीकत है। तो बुरे दिन तो निकल जाएंगे, जिंदगी थोड़ी बुरी है। करेंगे अपन, साथ में मिलके तैयारी करवाएंगे आपको तगड़े से, बस कंटिन्यू आप लगे रहो। तो बप्पा राहुल ने चलाए थे, और बप्पा राहुल ने 115 ग्रेन के क्या चलाए थे? सिक्के चलाए थे। 115 ग्रेन के सोने के सिक्के चलाए थे। बप्पा राहुल के बारे में कहा जाता है कि गुहिल वंश का वास्तविक संस्थापक था। गुहिल वंश का अगर कोई वास्तविक संस्थापक था तो ये था वास्तविक संस्थापक। और इसके बारे में ये भी याद रखना कि इसकी जो राजधानी थी, वो राजधानी कहां पर थी? तो इसकी राजधानी थी नागदा। राजधानी थी नागदा। इसने अपनी राजधानी नागदा को तो बनाया था, लेकिन इसके साथ साथ इस बंदे ने और क्या किया था? तो इसके बारे में ये भी याद रखना है कि नागदा को तो अपनी राजधानी बनाएगा, और ये क्या करेगा? तो नागदा को राजधानी बनाने के बाद नागदा में इसने एक मंदिर बनाया था। और कौन सा मंदिर? एकलिंग जी का मंदिर बनाया था। कौन सा मंदिर? एकलिंग जी का मंदिर बनाया था। और एकलिंग जी का मंदिर किसने बनाया था? तो बप्पा रावल ने बनाया था। ये भी आपको याद रखना है। बप्पा रावल के बारे में कहा जाता है कि बप्पा रावल किसकी गायें चराता था? हरित ऋषि की गायें चराता था, और हरित ऋषि के आशीर्वाद से इसे मेवाड़ प्राप्त हुआ था। 734 ईस्वी में इस बंदे ने मान मौर्य को हराया था, और मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर भी क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। ये भी आपको क्या रखना है भाई? ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं
और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल भी आपके सामने टिप टॉप सवाल है और संस्थापक था गुहादित्य, है ना। आगे बढ़ते हैं। अलवर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अलवर है और अलवर राज्य की स्थापना है वो किसके द्वारा की गई? इतना सा छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा सवाल पूछा है, इसके बारे में आपको जवाब देना है। प्रताप सिंह, विनय सिंह, जय सिंह या फिर बख्तावर सिंह। पूछा किसका है? अलवर का पूछा है। फटाफट आंसर बताओ। अच्छा सवाल पूछा है। हालांकि अलवर की स्थापना हुई है वो कछवाहा वंश के ही जो व्यक्ति थे उन्होंने की थी। तो फटाफट आंसर बताओ भाई। संगीता परियार, लोकेश, बताओ भाई। सब आएगा, वैकेंसियां भी आएगी, तैयारी भी होगी, सब कुछ होगा और बेहतरीन और तगड़े तरीके से होगा। घबराने से तो कुछ होने वाला है नहीं। और कब तक बेरोजगारी का रोना रोगे? अरे यार तैयारी करो बस, आज नहीं तो कल होगा, हर मुश्किल का हल होगा। और आप लोग ऐसे भोली भोली बातें करके खुद का मन बहलाया करो। तुम लोगों के बीच में चर्चा का कोई बिंदु नहीं था तो आप लोगों ने इसमें डाल दिया। पहली बात तो अगर ये कोशिश ये देखो कि अगर सीटी में सारी वैकेंसियां डाल दी तो फिर क्या करोगे? इसलिए तैयारी को बेहतरीन और धारदार बनाओ। आप लोगों ने सीटी जैसे पेपर देखे होंगे तो आपको पता है कि क्या लेवल था और किस प्रकार के सवाल पूछे गए थे। जो फोकस है उस फोकस पे ध्यान दो। दुनिया बहुत रंगीन है और इसका काम होता है माइंड डाइवर्ट करने का। तो अलवर के बारे में पूछा है और अलवर है, अलवर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी इसके बारे में आपको बताना है। आप आधे से ज्यादा विद्यार्थी हैं वो क्या हो चुके हो भाई? कंफ्यूज हो गए हो। क्या हो चुके हो? कंफ्यूज हो चुके हो। और इसका कारण क्या है भाई? इसका कारण कंफ्यूज होने का आप खुद ही हो। क्या हो भाई? आप खुद ही हो। आपसे ये पूछा भी जाता है कई बार अलवर के बारे में, और अलवर के बारे में आपसे पूछा जाता है अलवर की स्थापना 1775 में किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी प्रताप सिंह के द्वारा। कब की गई थी? 1775 में की गई थी। अलवर, अलवर के बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर कौन सा जनपद था? मत्स्य जनपद था। कौन सा जनपद था? मत्स्य जनपद था। और आपको इसके बारे में यह भी पता होगा अलवर का पुराना नाम भी पूछा जाता है। पुराना नाम क्या मिलता है? तो कहीं कहीं पे तो इसको अल्लौर कहा गया है। अल्लौर क्या कहा गया है? अल्लौर कहा गया है। और कहीं कहीं पर इसको साल्वपुर भी कहा गया है। कौन सा पुर कहा गया है? साल्वपुर भी कहा गया है। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो अलवर था, इस अलवर के बारे में ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति थे उदयकरण के पुत्र। उदयकरण के पुत्र को यहाँ पर क्या मिलती है? जो नरुका होते हैं उनको यहाँ पे जो ये वाली जागीर मिलती है और यहाँ पर इन्होंने शासन किया था। लेकिन स्वतंत्र रूप से इसकी स्थापना करने वाले कौन थे भाई? प्रताप सिंह। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ये है, कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी गई है और अब आपको इसमें से बताना है कि राजपूत इनमें से किन्हीं दो का चयन करें जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया। तो इनमें से दो बंदे जिन्होंने मुगलों का सहयोग किया उसके बारे में बता दो भाई फटाफट। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। सांगा, चंद्रसेन, मान सिंह और राय सिंह। तो इनमें से किन्होंने मुगलों की सहायता की थी? फटाफट बताओ भाई। चार ऑप्शन आपके सामने है। संगीता परियार, अजू परमार ऑफिशियल, माधुरी भार्गव, संगीता परियार, अनिल शर्मा, हरी जाट शिकर चौधरी। हाँ मान राय। और बताओ भाई। बढ़िया। और फटाफट वीडियो को लाइक भी ठोक दीजिएगा। अच्छे सवाल है तो अच्छे तरीके से आंसर भी देने। कौन बताएगा भाई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा सवाल है। इस सवाल के बारे में आपको आंसर देना है। बढ़िया 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 बढ़िया। आंसर फेंको भाई अपने। आप लोग कह रहे हो कि सर ये लोग हैं। कौन कौन से लोग हैं? तो ये लोग हैं। कौन कौन से है भाई? ये मान सिंह 12 साल की उम्र में चला गया था। राय सिंह जिसके पिता अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं और दोनों अकबर की सेवा में चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है भाई? सी और डी है। इसको क्या कहा जाता है भाई? इसको कहा जाता है भाई मुगल अकबर का सबसे विश्वास पात्र। तो अकबर का सबसे विश्वास पात्र कौन था भाई? तो अकबर का सबसे विश्वास पात्र था जयपुर का शासक मान सिंह। लेकिन अगर आपसे इस सवाल थोड़ा घुमा के पूछा जाएगा और क्या पूछा जाएगा? राय सिंह जो किसका भाई? जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र।
जहांगीर का क्या था, सबसे विश्वास पात्र था। और इसके बारे में ये कहा जाता है मुगल साम्राज्य का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है इसको। किसको? बीकानेर के शासक राय सिंह को कहा जाता है। ये तो 12 साल की उम्र में चला जाता है और ये 1570 में जब इसके पिता होते हैं अकबर की अधीनता स्वीकार करते हैं तब जाते हैं ना। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है ये वाला, क्या पूछा है? आहड़ संस्कृति का विकास हुआ है कौन सी नदी घाटी में? सिंधु नदी घाटी में, बनास नदी घाटी में, सोहन नदी घाटी में, या इनमें से कोई नहीं? बताओ भाई। सवाल अच्छा है, गजब का सवाल है, तगड़ा वाला सवाल है, फटाफट बताओ भाई। हाँ, कौन बताएगा भाई? हरिजाट शिखर, एडी आरजे 37, मोतीराम जी का लाडला है। माधुरी भार्गव, राहुल नायक, अजू परमार ऑफिशियल, माधुरी भार्गव। फटाफट आंसर बताओ। आहड़ संस्कृति के बारे में सवाल पूछा है फर्राटे के साथ और एकदम चमचमाता हुआ आपका आंसर आना चाहिए, है ना, बल्ले बल्ले होनी चाहिए इस सवाल के बारे में। सुमन अटवाल, बताओ भाई क्या राइट आंसर है इसका? अच्छा सवाल है रे भाई, गलत नहीं बताना है। आहड़ के बारे में पूछा है, कौन सी सभ्यता के बारे में? आहड़ सभ्यता के बारे में पूछा। फटाफट आंसर बताओ। नहीं पता है तो बता दो कि सर नहीं पता है, बता दूंगा मैं। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता किस जिले में है? बनास नदी के किनारे है। आहड़ संस्कृति का विस्तार किस जिले में? उदयपुर जिले में। अब इसके बारे में क्या क्या सवाल पूछा जाएगा कि बताओ भाई इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है ताम्रवती। क्या कहा जाता है? तांबावती। क्या कहा जाता है? धूल कोट। कौन सा कोट? धूल कोट। और क्या कहा जाता है? बनास संस्कृति। और बनास संस्कृति इस सभ्यता को किसने कहा था? तो ये कहने वाले थे H.D. सांकलिया। और H.D. सांकलिया ने इसको कहा था बनास संस्कृति। उसके बाद इसके खनन किसके द्वारा, खोज किसने की थी? तो खोज करने वाले थे अक्षय कीर्ति व्यास। तो एक के व्यास खोज करता थे। तो फिर बताओ भाई इसका उत्खनन किसने किया था? तो उत्खनन करने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? वीरेंद्र नाथ मिश्र। और वीरेंद्र नाथ मिश्र के साथ एक व्यक्ति और थे जिन्होंने इसका नेतृत्व भी किया था, H.D. सांकलिया। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताओ भाई इसकी कितने स्तरों पर खुदाई हुई? तो जैसे कालीबंगा में 5 स्तरों पर खुदाई हुई, तो इसमें 3 स्तर पर क्या हुई है भाई? खुदाई हुई है। ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है कि इसके अंदर क्या मिलना है भाई? तो यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर हार्वेस्टिंग का क्या मिला है भाई? वाटर हार्वेस्टिंग की जानकारी मिलती है। यानी यहाँ पर क्या मिला है? शोषक पात्र मिला है, जिसको क्या कहा जाता है? चक्रकूप पद्धति कहा जाता है। उसकी भी क्या मिली है भाई? अवशेष मिले हैं। बिल्कुल, बनास की सहायक नदी है आयड़ नदी, और आयड़ नदी के किनारे मिली है। हालांकि इसको संयुक्त रूप से बनास संस्कृति कहा जाता है। इसके बारे में याद रखना है क्या क्या मिला है। तो इसमें मिले हैं छपाई के ठप्पे। किसके ठप्पे? छपाई के मिले हैं ठप्पे। और क्या मिला है यहाँ पर? बनासियन बुल की क्या मिली है भाई? बनासियन बुल। ये जो बनासियन बुल है ना, उसकी प्रतिमा मिली है। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर अनाज रखने के भंडार मिले हैं। अनाज रखने के क्या मिले हैं? अनाज रखने के भंडार। और अनाज रखने के जो भंडार मिले हैं उनको क्या कहा गया है भाई? उनको कहा गया है गोरे, या फिर इनको क्या कहा गया है भाई? कोठे कहा गया है। ये भी आपको क्या रखना है? इसके बारे में याद रखना है। अच्छे अच्छे सवाल है जो अक्सर आपसे क्या है भाई? पढ़ा रहा है, आपको पढ़ने भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए ये वाला। आगे देखिए अगला सवाल है ये वाला। बिल्कुल, लोहा गलाने की भट्टी। कालीबंगा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? 4 ऑप्शन है। तो कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले खोज दयाराम साहनी, R.D. बनर्जी, अमनानंद घोष और एल स्टेन। फटाफट आंसर बताओ, कौन बताएगा सबसे पहले? बिना हत्थे का जल पात्र, जिसको सुराही कहते हैं, जो पहले बलूचिस्तान में मिली और फिर यहां पर मिली थी। ये भी याद रखना है ना। बिल्कुल। तो क्या राइट आंसर है भाई इसका? सटीक आंसर देना। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं ठोका, फटाफट लाइक ठोको। कालीबंगा सभ्यता की खोज।
तो कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष ने की थी। कब की थी? 1952 में की थी खोज। लेकिन इसका जो उत्खनन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? दो व्यक्तियों के द्वारा किया गया था, भारतवासी लाल और किसके द्वारा? बाल कृष्ण थापर, इनके द्वारा किया गया था। फिर इनके बारे में ये भी याद रखना है, कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता कौन सी नदी के किनारे मिली? घग्गर नदी के किनारे मिली। कौन से जिले में मिली? हनुमानगढ़ जिले में मिली है। फिर आपसे पूछा जाएगा कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। कैसी चूड़ियां? काले रंग की चूड़ियां। फिर आपसे पूछा जाएगा कालीबंगा की प्रमाणिक जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? तो प्रमाणिक जानकारी के बारे में पूछे तो आप कहोगे सर जिन्हें कहा जाता है, जो बीकानेर के अंदर रहते थे, जिनका नाम था एलपी टेसीटोरी। अब यहाँ पर क्या मिला है? तो यहाँ पर कितने स्तरों पर? 5 स्तरों पर, स्तरों पर इसमें क्या हुई है? खुदाई हुई है। फिर इसके बारे में क्या याद रखना है? ये जो कालीबंगा सभ्यता थी, इस सभ्यता के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर क्या मिले हैं भाई? अग्नि वेदिकाएं मिली है। अग्नि वेदिकाएं मिली है। ऊंट की हड्डी मिली है। ऊंट की क्या मिली है? हड्डी मिली है। इसके अलावा किसके अवशेष मिले हैं? तो यहाँ पर भूकंप के अवशेष, विश्व में भूकंप की जानकारी या भूकंप के अवशेष केवल और केवल यहाँ पर मिली है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी याद रखना है कि यहाँ पर क्या मिले हैं भाई? मन के मिले हैं। क्या मिले हैं भाई? मन के मिले हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये भी रखना है कि यहाँ पर ये जो सभ्यता है, कौन सी सभ्यता? कालीबंगा सभ्यता। इस कालीबंगा सभ्यता में गेहूं और चना की क्या मिले हैं भाई? गेहूं प्लस चने की खेती के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। और यहाँ पर गेहूं और जौ की साथ में खेती होती थी। गेहूं और जौ की साथ में खेती होती है, इसको गौचनी भी कहा जाता है। यहाँ पर एक बालक की खोपड़ी में 6 छेद मिले हैं, जिसको क्या कहा जाता है भाई? तो उसके बारे में कहा जाता है कि शायद बच्चे के या छोटे बच्चों की क्या होते थे भाई? इलाज किए जाते थे। ये भी आपको याद रखना है। मस्तिष्क शोथ बीमारी का इलाज होता था। बहुत बढ़िया भाई। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, आहड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो बताओ भाई, ताम्रवती, धूलकोट या फिर आघाटपुर। और आहड़ सभ्यता को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो देखो भाई, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है, आघाटपुर के नाम से भी जाना है। मतलब इनमें से कोई नहीं, मतलब इनमें से सभी या इनमें से कोई जगह, इसमें से सभी। ये भी है, ये भी है, ये भी है। यहाँ पर आंसर देने वाले ने कुछ मिस्टेक कर दी थी भाई, याद रखना है। आहड़ सभ्यता के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, क्या पूछा है? राजस्थान के अधिकांश भाग पर गुप्त वंश का आधिपत्य स्थापित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो राजस्थान में गुप्त शासन का आधिपत्य स्थापित करने वाला कौन सा गुप्त शासक था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त या कुमारगुप्त प्रथम? अच्छा सवाल है, गजब सवाल है, तगड़ा सवाल है। फटाफट इसके आपको क्या बताने हैं? आंसर भी बताने हैं। बता दो, 4 ऑप्शन आपके सामने है। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और तगड़ा वाला सवाल है। बताइए भाई। हाँ, धूलकोट ही है। संगीत अनिल शर्मा, संगीता परियार, गोविंद दामोर, हनुमान जी का लाडला, चौधरी माधुरी, भार्गव, राहुल नायक। फटाफट आंसर बताओ भाई, समय को खराब नहीं करना है। वेरी गुड। हाँ भाई, हाँ 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 हाँ। आप लोग कह रहे हो चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड है। इसके सिक्के मिले हैं, कहां पर मिले भाई? इसके जो तो पूर्वी राजस्थान में बयाना के अंदर इसके क्या मिले हैं भाई? सोने, बयाना में इसके क्या मिले हैं भाई? बहुत ज्यादा सिक्के मिले हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं इसके अलावा यहाँ पर गुप्त शासन का क्या था? शासन था अधिकांश भाग में। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये, तारागढ़ बूंदी का निर्माण किसने करवाया था भाई? तारागढ़ का किला बूंदी में है, इस किले का निर्माण किसने करवाया था? इसके बारे में आपको बताना है। अच्छे से सवाल है, तगड़े से सवाल है और आपको इसके बारे में अच्छे से जवाब भी देना है। सवाल पूछा है तारागढ़ दुर्ग कहां पर है? बूंदी में है। अब इसका निर्माता कौन था उसके बारे में फटाफट आंसर बताओ भाई। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया फटाफट लाइक कर दो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने वाले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो सवाल अच्छा है तो बेहतरीन, आपको इसका जवाब भी देना है। फटाफट बताओ भाई। लोकेश, माधुरी, भार्गव, सागर, खरोड़, बताओ बताओ भाई। सवाल अच्छा है तो बताना भी पड़ेगा। इतना अच्छा सवाल है लेकिन फिर भी तुम लोग घबरा रहे हो यार, ऐसे कैसे चलेगा प्यारे बच्चों? हम्म, बताओ 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 बताओ।
सवाल पूछा है तारागढ़ का किला है। अब तारागढ़ के किले के नाम से दो किले हैं, आपको पता है। आपसे पूछा है बूंदी का तारागढ़, और बूंदी के तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था। बस इतना सा सवाल पूछा है आपसे, और फिर भी आप लोग क्या कर रहे हो भाई, थोड़े थोड़े घबरा रहे हो, थोड़े थोड़े क्या कर रहे हो भाई, घबरा रहे हो। तो घबराना नहीं है, आंसर बताना है। अच्छा सवाल है, गजब का सवाल है। इस किले का निर्माण करवाने वाला कौन था भाई, इस किले का निर्माण करवाने वाला था भाई ये वाला राव देवहाड़ा देवाहाड़ा। और कहते हैं कि इस किले के बारे में, तारागढ़ के किले में कुछ फैक्ट है जो आपको अच्छे से याद रखने हैं, जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। क्या पूछा जाएगा, बूंदी का किला है, कहां पर है, तारागढ़ का किला है, तारागढ़ का किला है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। अब कहते हैं कि ये जो किला है, ये इसका निर्माण किसने करवाया था भाई, देवाहाड़ा ने करवाया था। इस किले के बारे में याद रखना, बूंदी के किले के बारे में। और कहते हैं कि यहाँ पर एक तोप रखी गई है, और कौन सी तोप रखी गई है, गर्भ गुंजन तोप रखी गई है। कौन सी तोप, गर्भ गुंजन तोप रखी गई हैं। इसके अंदर आपको पता है कौन सी शाला है, चित्रशाला है। चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था, तो इसके निर्माता थे भाई उम्मेद सिंह, और उम्मेद सिंह ने इसका क्या करवाया था भाई, निर्माण करवाया था। फिर इसके बारे में आपको क्या याद रखना है भाई, इसके बारे में कहा जाता है कि इस झील के पास, इस किले के पास एक झील है। कौन सी झील है भाई, अरे नवल सागर झील है भाई। कौन सी, नवल सागर झील है। इस किले के पास में एक और झील है जिसका नाम है, कौन सी झील है, जैत सागर झील है। दोनों बूंदी में है। फिर आपको याद रखना, इस किले को तिलिस्मी किला भी कहा जाता है। इस किले को तिलिस्मी किला, तो इस किले को तिलिस्मी किला कहा जाता है। इसके अलावा आपको यह भी याद होगा, इस किले को कहा जाता है महलों का परिसर। इस किले को कहा जाता है महलों का, क्या कहा जाता है, परिसर कहा जाता है। इस महल के बारे में, इस किले के बारे में ये याद रखना है कि एक महल है जिसका नाम है जीव रखा महल। तो इसमें एक तो जीव रखा महल है, और एक इसका महल है राव दूदा का महल है। राव दूदा का क्या है भाई, इसमें महल है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना होगा कि ये जो किला है, इस किले के बारे में एक व्यक्ति है जिसका नाम है कौन सा, किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग, जिसने जंगल जंगल पता चला है, चड्डी पहन के फूल खिलाए, अर्थात जंगल बुक लिखी थी। और ये जब यहाँ बूंदी के किले में आता है, ये बहुत बड़ा इतिहासकार साहित्यकार हुआ था, और इसने कहा कि इस किले का निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया भाई, भूतों, और किसने किया है भाई, उसने कहा कि इसका निर्माण भूतों, और किसने भाई, भूतों के द्वारा किया गया था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण भाई ये करवाया गया था, भूतों के द्वारा, प्रेतों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में बढ़ते हैं। और इस बूंदी के अंदर रंग महल भी है, जिसको क्या कहा जाता है भाई, भित्ति चित्रों का स्वर्ग। आगे देखिए, राजस्थान के घूमर लोक नृत्य का विकास किस जनजाति ने किया, घूमर, सहरिया, गरासिया, भील, घूमर घूमर घूमर, अकॉर्डिंग टू जनजाति बता दीजिए भाई। हाँ, मोगली फूल खिला है, मोगली खिला है ना, फटाफट आंसर बताओ भाई। भूतों व प्रेतों ने करवाया, भूतों व भूतनियों ने नहीं करवाया था। भूत और भूतनियां तो होंगे तो फिर निर्माण होगा ही नहीं, कुछ और ही होगा। चिल्लाएंगे, जोरदार नाचेंगे, गाएंगे, बताइए। सोनू पारिक, हनुमान जी का लाडला, ममता शर्मा, माधुरी भार्गव, गोविंद डामोर, चौधरी, एडी 37। फटाफट आंसर बताओ भाई। सवाल अच्छा है तो बेहतरीन आंसर भी बताना आपको। बताओ कौन सा राइट आंसर है, घूमर, वेरी गुड। अरे घूमर नृत्य के बारे में कहा जाता है गरासिया। सी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन नहीं है। सर्वाधिक आयोजन कब होता है, घूमर नृत्य का सर्वाधिक आयोजन कब होता है भाई, गणगौर पर। राजस्थान का राज्य नृत्य है, राजस्थान का राज्य नृत्य। इसकी उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, जैसलमेर से मानी। ठीक है, याद रखना है, गलत नहीं बताना है। अच्छा सवाल था, तगड़ा सवाल था। ठीक है, अब आपको यह भी पता होगा घूमर, और घूमर कैसा नृत्य है भाई, पुरुष रस प्रधान है।
पुरुष रस प्रधान है, इसका मतलब ये है नाचेगी कौन? महिलाएं। देखेगी कौन? पुरुष। तो महिलाएं नाचेगी और आनंद पुरुष ले रहे हैं, रस का मतलब आनंद है, पुरुष रस प्रधान है, याद रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसके बारे में। इसको रजवाड़ी नृत्य कहते हैं, ये भी आपको याद रखना। कौन सा नृत्य? रजवाड़ी नृत्य भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, और अगला सवाल है ये, राजस्थानी साहित्य के वर्गीकरण के अनुसार प्रारंभिक युग को किस नाम से जाना जाता है? अच्छा सवाल है। राजस्थानी साहित्य का अगर वर्गीकरण करोगे तो वर्गीकरण में आपसे पूछा भी जाएगा कि बताओ भाई राजस्थानी साहित्य के वर्गीकरण। राजस्थानी साहित्य आप लोगों ने पढ़ा है तो उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, बताओ, चार ऑप्शन आपके सामने। राजस्थानी साहित्य के वर्गीकरण के अनुसार प्रारंभिक युग को किस काल के नाम से जाना जाता है? भक्ति, वीर गाथा, श्रृंगार, रीति और नीति। तो राजस्थानी साहित्य के बारे में आपसे सवाल पूछा है। राजस्थान, बताओ भाई, राजस्थान साहित्य से रिलेटेड अच्छा सवाल पूछा है और इसी से ही आपको क्या निकालना है भाई? आंसर निकालना है। बताओ इसका क्या राइट आंसर होता है? और चार ऑप्शन है आपके सामने। वेरी गुड। क्या कहोगे भाई? राजस्थानी साहित्य का प्रारंभिक युग है वो किस नाम से जाना जाता है? तो ये माना जाता है कौन सा भाई काल? ये कौन है रे? ये देश है वीर जवानों का, मतवालों का, मस्तानों का, ये भी ये वीर गाथा काल है। ये जो वीर गाथा काल है ये आपका पहले नंबर पे है वीर गाथा काल, प्रारंभिक काल है, ये याद रखना है। इसके अंदर रसात्मक काव्यों का उल्लेख मिलता है, इसके अंदर वीर रसावतार यानी वीरता का बखान मिलता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस समय जो वीर पुरुष होते थे उनकी जानकारी मिलती है वीर गाथा काल। फिर आपसे प्रारंभिक पूछा मतलब पहला पूछा है, और दूसरा आप कह रहे हो कि सर दूसरा कौन सा था? तो दूसरा था भक्ति काल। दूसरा कौन था? तो दूसरा काल था भक्ति काल, दूसरा। और फिर देखिए भक्ति हो गई, पहले लड़ाइयां वड़ाइयां हो गई, फिर हुई भक्ति, फिर भक्ति होने के बाद क्या हुआ भाई? फिर हुआ श्रृंगार, नीति एवं रीति। तो फिर हुआ रीति और नीति, और रीति और नीति में तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे अभी जो गीत चल रहे हैं ना वो श्रृंगार वाले गीत चल रहे हैं। कौन से वाले भाई? श्रृंगार वाले, यानी 4 नंबर है। आप लोग जो गीत गा रहे होता वो कौन से है भाई? वो ये वाले, याद रखना। कहते ना चूड़ी चमके, तो चूड़ी मतलब श्रृंगार है, मुम्मल क्या है? श्रृंगार है, याद रखना है। तो इसमें श्रृंगार का वर्णन मिलता है। पहले वीर गाथा काल आया, वीर गाथा काल के बाद में दूसरा भक्ति काल, भक्ति के बाद में रीति और नीति के ऊपर गीत बने, और उसके बाद अभी जो अपना चल रहा है जो प्रारंभिक अभी जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है भाई? श्रृंगार वाला। तो श्रृंगार में ऐसा नहीं है कि केवल लव स्टोरी होती है, इसमें भगवान की श्रृंगार का और प्रकृति के श्रृंगार का भी वर्णन होता है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी आपको पता है कि जिसकी जैसी जो सोच होती है वैसी उसकी क्या होती है? नजर होती है। जो सोचता है उसको वही चीज पहले नजर आती है। बिल्कुल मेरे महबूब, कयामत होगी, है ना? होने दो कयामत, अब तो कयामत का ही टाइम आए। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये वाला, क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा उद्यान है जो अपने पक्षी जीवों के लिए प्रसिद्ध है? तो पक्षियों के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? रणथंभौर, केवलादेव, दर्रा और सरिस्का। इनमें से सर्वाधिक पक्षी किसमें आते हैं वो आपको बताना है। चल बता दो भाई। अजू परमार ऑफिशियल, हरिजाट, संगीता परिहार, चौधरी, राहुल नायक। बताओ भाई, सवाल अच्छा है और तगड़ा वाला सवाल पूछा है। और पूछा क्या है भाई? वो अपने वन्य जीव अभ्यारण्य से, और वन्य जीव अभ्यारण्य में भी आपसे क्या पूछा है भाई कि अपने राजस्थान के अंदर किसके लिए, पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। मतलब ऐसे सवाल भी जब पूछे जाते हैं तो उसमें भी आप लोग सोचने लग जाते हो यार कौन सा राइट आंसर होगा। अरे यार राइट हो जाएगा, पहले बता तो सही कौन सा होगा, फिर मैं आपको इसके बारे में बता दूं। अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं इसके बारे में। कौन सा है भाई? देखो, रणथंभौर तो है आपके सवाई माधोपुर में, आपको पता है। और आपको पता है ये घना पक्षी विहार कौन से पुर में? भरतपुर में है।
दर्रा कोटा के अंदर है और सरिस्का अलवर के अंदर है। अब इसके बारे में आपको आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर है केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य। केवलादेव से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं जो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो केवलादेव के बारे में आपको क्या क्या बातें याद रखनी है? अरे भाई, इसे कहा जाता है हेवन ऑफ बर्ड, यानी पक्षियों का क्या कहा जाता है? स्वर्ग। पक्षियों का इसको स्वर्ग कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा भी जाएगा, ये जो अभ्यारण्य है ये राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान का दूसरा कैसा उद्यान है? राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है भाई? इसे यूनेस्को ने किसमें शामिल किया है भाई? तो यूनेस्को ने इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल किया है, और विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में शामिल होने वाला राजस्थान का पहला अभ्यारण्य है केवलादेव। इसके बारे में ये याद रखना है कि ये क्या है भाई? राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है भाई। सबसे छोटा क्या है भाई? राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि पूछा गया है। केवल 59 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ अभ्यारण्य है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है, इस अभ्यारण्य में प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। प्रथम वन्य जीव प्रयोगशाला की स्थापना किसमें की गई है? तो इसी अभ्यारण्य में की गई है। फिर आपको इसके बारे में याद रखना है, इस नदी पर कौन सा इसमें कौन सा बांध बना हुआ है? तो इसमें अजान बांध बना हुआ है। अब अजान बांध के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन सी नदियां बहती है? तो भाई नदियां बहती है दो। कौन सी नदियां बहती है? एक तो बाणगंगा, और दूसरी नदी कौन सी है भाई? बाणगंगा के अलावा तो आप कहोगे सर एक भीर है, कौन सी भीर है? गंभीर है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि ये जो अभ्यारण्य है, इस अभ्यारण्य के बारे में पूछा जाएगा कि क्या विशेषता है इसकी? तो याद रखना, इसके बारे में याद रखना, और ये याद रखना डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर, डॉक्टर सलीम अली इंटरप्रिटेशन सेंटर इसी में ही स्थित है। सलीम अली, जिनको राजस्थान इंडियन बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनके नाम पर इसकी क्या की गई? स्थापना। और ये सलीम अली की कर्म भूमि है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी बात ये है, यह राजस्थान का प्रथम क्या है भाई? वेटलैंड है। कैसा लैंड है? वेटलैंड, यानी रामसर भूमि में शामिल ये पहला स्थान राजस्थान का है। याद रखने हैं, अच्छे सवाल है जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, और सारे के सारे ये सवाल आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है वो देखिएगा। ये सवाल है, तगड़ा सवाल है। क्या पूछा है? मारवाड़ के शाही घराने से संबंध एक राजपूत रईस और 17वीं शताब्दी के भारत में मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी कौन थे, उसके बारे में बताना है कि इनका संबंध किसके साथ था? मारवाड़ के शाही घराने के साथ। और आपको बताना है कि ये मुगल सम्राट शाहजहां के दरबारी भी थे। पृथ्वीराज चौहान, अमर सिंह राठौड़, बप्पा रावल और राणा कुंभा। फटाफट अपना आंसर फेंको भाई। क्या सवाल है? अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है। जिन जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया भाई, लाइक कर दो ताकि पढ़ने और पढ़ाने का दोनों का आनंद आए, और अच्छा आनंद आए, तगड़ा आनंद आए। फटाफट लाइक कर दो भाई। संगीता परिहार, सागर खरोड़, एडिट RJ 37, अजू परमार ऑफिशियल, संगीता परिहार, सागर खरोड़, बताओ भाई। गोविंद डामोर, सवाल अच्छा है, तगड़ा सवाल है, और मारवाड़ के शाही परिवार से संबंध रखता था। और आपको पता है उस आदमी के बारे में, आप बेहतरीन तरीके से जानते हो, जिसने केवल और केवल एक फल के लिए क्या कर लिया था भाई? टंटा कर लिया था बहुत बड़ा। बताओ कौन है? शायद आप लोग समझ चुके हैं। बताओ कौन था भाई? हाँ, आप कह रहे हो कि सर ये अमर सिंह राठौड़ था। अमर सिंह राठौड़ के बारे में कहा जाता है कि अमर सिंह राठौड़ के पिता का नाम था गज सिंह, और कहते हैं कि गज सिंह का बड़ा बेटा था, लेकिन गज सिंह कहते हैं कि बड़ा बेटा तो था ही था, लेकिन गज सिंह की एक प्रेमिका थी जिसको कहते हैं पासवान, और उस पासवान का नाम था अनारा बेगम।
और अनारा बेगम के कहने पर इन्होंने अपने बड़े बेटे की जगह छोटे बेटे को उत्तराधिकारी घोषित किया। बड़ा बेटा अमर सिंह नाराज होकर शाहजहां के शरण में चला गया। शाहजहां ने अमर सिंह को क्या दिया था? नागौर की जागीर दी थी। नागौर की क्या दी थी? जागीर दी थी। आपको यह भी पता होगा कि अमर सिंह थे, अमर सिंह के बारे में कहा जाता है कि इनको शाहजहां ने राव की उपाधि भी दी थी। राव की क्या दी थी? उपाधि भी दी थी। इसके अलावा आपको यह भी याद होगा इनके बारे में कि इन्होंने 1644 के अंदर एक युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध? मतीरे की राड़। और मतीरे की राड़ में इन्होंने किसके साथ युद्ध किया था? तो ये हुआ था, इन्होंने बीकानेर के शासक थे कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह के साथ इन्होंने युद्ध किया था। इनके बारे में कहा जाता है कि एक दिन मुगल दरबार में बैठे थे। इन शाहजहां का एक साला था, साला का नाम था सलावत खां। सलावत खां ने इनको कह दिया था, क्या भाई? सलावत खां ने इनको क्या कहा था? गंवार। और ये शब्द इनको इतना चुभा कि इन्होंने सलावत खां के पेट में कटार घोंप दी थी। और कहते हैं कि दिल्ली में ये लड़ते हुए क्या हुए थे? ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। और इनकी छतरी पूछी जाएगी तो इनकी 16 खंभों की छतरी कहां पर है? नागौर के अंदर है। ये भी आपको क्या रखना है भाई? ये याद रखने हैं। सवाल अच्छे हैं, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड सवाल पूछे भी जाते हैं। शीलवा गांव था और एक और गांव था, वो शीलवा और जाखड़िया गांव था, उनके बारे में कहा जाता है कि भाई ये लड़ाई हुई थी। दिल्ली के अंदर बुखारा दरवाजा था। बुखारा दरवाजे पर कहते हैं कि ये लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। बाद में शाहजहां ने इस दरवाजे को बंद करवा दिया। बाद में अंग्रेजों ने इस दर को क्या किया था भाई? खुलवाया था। चीकू मीना आया है। बाय बाय, हेलो, टाटा। अब देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल है ये वाला। ये सवाल है ये वाला, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस नगर में सांगानेरी गेट स्थित है? तो राजस्थान में सांगानेरी गेट है, वो कहां पर है भाई? बताना है। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर। अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है और गजब का सवाल है। बताइएगा भाई, बताओ राइट आंसर कहां है? सांगानेरी गेट के बारे में पूछा है। कौन सा गेट? सांगानेरी गेट। बच्चों की एंट्री होने लग गई है ना? सीनियर सिटीजन की क्लास है भाई, 12th पास स्टूडेंट ही इसमें बैठते हैं। बताओ 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 भाई, बताओ राइट आंसर बताओ, मजा आएगा। अरे भाई जयपुर है, जयपुर शहर का परकोटा। और जयपुर शहर का जो परकोटा है ना, उस परकोटे के टोटल कितने दरवाजे हैं? 7 दरवाजे हैं, ये भी आपको याद रखना है। और जयपुर शहर का परकोटा यूनेस्को की सूची में भी शामिल है। अगला सवाल देखो, और अगला सवाल है ये वाला। क्या पूछा है? हाँ, राजस्थान के जालोर जिले में कौन सी सभ्यता की खोज हुई? अच्छा अच्छा सवाल है, तगड़ा तगड़ा सवाल है। इसके बारे में आपको आंसर बताना है। बता दो भाई, कौन बताएगा सबसे पहले? और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ठोको यार, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। बताओ, अभी अर्धशतक बना नहीं है। बता दीजिएगा भाई। भीनमाल जालोर के अंदर है। भीनमाल के लिए एक शब्द हुआ है श्रीमाल, और श्रीमाल कहा जाता है। यहाँ पर 2 विद्वानों का जन्म हुआ था। एक का नाम था ब्रह्मगुप्त और एक थे भाई कौन? आपको पता होगा यहाँ पर किसका? महाकवि माघ। तो महाकवि माघ का भी जन्म हुआ था, वो यहीं पर हुआ था। किसमें? भीनमाल में। भीनमाल कहाँ पर है? जालोर जिले में। बैराट सभ्यता जयपुर जिले में है। और इसकी जो खोज होती है वो 1934 में हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, ये भी याद रखना है। बागोर सभ्यता कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। और बालाथल भी कहाँ पर है भाई? बालाथल सभ्यता तो आपको पता है। बालाथल बताओ, बालाथल। बालाथल सभ्यता के बारे में बताओ, बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? अच्छे अच्छे सवाल है, कहीं ना कहीं आपसे सवाल पूछे भी जाते हैं। ऐसे सवाल अक्सर आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल है, प्राचीन काल में विराट नगर मत्स्य देश की राजधानी कौन सी थी भाई? बता दो। अच्छा सवाल है, तगड़ा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बताओ।
साक्षी शर्मा, पेपर चोर जालोर। बेटा ऐसी बात है कि घर के अंदर अपने ये 5 उंगलियां होती हैं, बराबर नहीं होती है। जब भी किसी को दोष देना तो पर्टिकुलर व्यक्ति को दो और उस व्यक्ति के परिवार को मत दो, क्योंकि फिर वो क्या होता है कि अपने ऊपर एक संकट आ जाता है ना। जब आप किसके बारे में क्या बोल रहे हो उसके बारे में आप डायरेक्ट जालोर का नाम नहीं ले सकते हो, है ना। तो जालोर में बहुत सारे लोग हैं, पूरा जालोर बुरा थोड़ी है। वाह, बताओ भाई क्या राइट आंसर है इसका? कौन सा राइट आंसर है? बैराट, जयपुर। विराटनगर मध्य प्रदेश की राजधानी। खोज 1937, 1934। कौन सी साहनी? दयाराम साहनी। अशोक के 2 शिलालेख मिले। अशोक के कितने शिलालेख? 2 शिलालेख। एक बीजक डूंगरी पर मिला था, ठीक है, एक और मिला था। दयाराम जी ने इसकी खोज की थी। यहां पर देखो, बुद्ध, मौर्य, गुप्त और महाभारत, इन सब के यहां पर क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं, याद रखना। और जयपुर की जो पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों को क्या कहा जाता है भाई? क्या कहा जाता है? डूंगर ऊपर डूंगरी, याद रखना, डूंगर ऊपर डूंगरी, डूंगर ऊपर मोर, है ना। तो जयपुर की जो पहाड़ियां हैं उनको डूंगर कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है भाई? डूंगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? डूंगरी कहा जाता है। बाकी यहाँ पर कई लोगों ने ना द्वारा, अरे बेटा जी ना द्वारा तो राजसमंद में है, और ना द्वारा राजसमंद में है, और ना द्वारा का पूरा अपना नाम था सिहाड़। क्या नाम था? सिहाड़। ना द्वारा के अंदर कौन सा संप्रदाय है? वल्लभ संप्रदाय है। और वल्लभ संप्रदाय के बारे में कहा जाता है कि ये जो संप्रदाय है, इस संप्रदाय की स्थापना किसके समय हुई? तो राज सिंह के समय हुई थी। राज सिंह प्रथम के समय यहाँ पर एक शैली भी उत्पत्ति हुई थी, नाथद्वारा शैली। और नाथद्वारा शैली के अंदर आपको पता होगा किसका चित्रण होता है भाई? पिछवाइयों का। और पिछवाई किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? तो पिछवाई आपको पता है भगवान कृष्ण की लीला है। भगवान कृष्ण की जो बाल लीला है उन्हें बाल लीलाओं को क्या कहा जाता है भाई? पिछवाई कहा जाता है। कपड़े पर चित्रित होती है, याद रखना है। और ये जो शैली है, ये जो नाथद्वारा शैली है, ये किसका मिश्रित है? तो ये किसका भाई? उदयपुर और ब्रज शैली का मिश्रण है। उदयपुर प्लस ब्रज शैली का क्या है भाई? मिश्रण है। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि सवाल तो सवाल ही होते हैं जो कहीं ना कहीं आपसे पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आपसे ऐसे सवाल पूछे भी जाते हैं। मिराज की कंपनी उदयपुर में है। बहुत बढ़िया भाई, है ना। मिराज की कंपनी उदयपुर में है। मिराज की कंपनी, अरे मिराज तो उनको पूछो जिनको कोविड में मिली नहीं थी। आपको तो अगर नहीं खाते हो तो बढ़िया, जिनको नहीं मिली थी उनको पता करना कि मिराज के अंदर कितना दम होता है ना। और बाकी ये जो सवाल थे, अच्छे अच्छे सवाल थे, तगड़े तगड़े सवाल थे। और मैं आपके लिए कुछ छोटे छोटे वीडियो अक्सर डालता रहता हूं। मेरा उद्देश्य ये होता है कि जो छोटे छोटे वीडियो जब भी मैं डालूं आप उसको देखो, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो, क्योंकि हर एग्जाम में कोई ना कोई सवाल उनसे पूछा जाता है। जिनका एग्जाम कल है वो एक बार योजनाओं वाला वीडियो देख लो, और जिनके अभी एग्जाम नहीं है तो, या फिर एग्जामों में अभी देर है, तो आप कहीं ना कहीं क्या करो भाई? नोट डाउन करो, क्योंकि सवाल के पास में सवाल मिलेंगे आपको, बेहतरीन सवाल मिलेंगे और तगड़े सवाल भी मिलेंगे। बाकी आपसे मिलूंगा कल इसी समय 8:30 बजे, और नए जोश, नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ अपनी तैयारी को दमदार बनाए रखिए। बाकी आपको मैंने कहा भी था कि देखो भाई, आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है तो ये नंबर है, इस नंबर पर आप मेरे को मैसेज करना, और फ्री रहूं तो मैं आप कॉल भी कर सकते हैं। और ये डायरेक्ट फोन होता है, ये हमेशा मेरे साथ रहता है, और मेरे साथ रहता है तो मैं इसको क्या होता है आपसे उठा लूंगा, और आपकी बात का भी क्या करूंगा भाई? जो भी आपके कन्फेशन है उनका सॉल्यूशन भी होगा। तो टिके रहिए, हारना नहीं है और रोना नहीं है, रोना नहीं है, क्योंकि छिप छिप के अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जिंदगी मरा नहीं करती है ना। और मैं कई बार ये कहता भी हूं कि जो बीत गया सो बीत गया, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। तो मिलूंगा कल फिर, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।